लास्ट लेक्चर में हमने एसोसिएटिव एरियाज ऑफ कोर्टेक्स पढ़ा था। अब नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पर भी फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन में फोर ब्रेन को भी डिस्कस करेंगे, वही कंटिन्यू है। अब इसमें डायनसेफेलॉन को स्टडी करेंगे। डायनसेफेलॉन में जो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और बेसल गैंग्लिया। ये है थैलेमस और ये है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट पार्ट इज थैलेमस। अब थैलेमस की लोकेशन राइट बिलो द कोर्टेक्स है। ये सारा का सारा कोर्टेक्स है, आउटर कवरिंग है, तो आउटर कवरिंग के साथ ही थैलेमस बिल्कुल अटैच है। तो इसलिए क्योंकि ये थैलेमस के साथ कोर्टेक्स है, तो इसलिए जो कोर्टेक्स के फंक्शंस हैं ये उसमें भी इन्वॉल्व है। ये प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम सेंसेस। इसके अलावा जितनी भी न्यूरल इम्पल्सेस जो है कोर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड में जानी होती है, ये सारी की सारी कोर्टेक्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें डिफरेंट लोब्स हैं और लोब्स के फंक्शन जो हैं वो स्पेसिफाइड हैं, डिफरेंट सेंसेस से रिलेटेड। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी मैसेजेस आगे ब्रेन से जाने होते हैं स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी की तरफ, तो ये यहीं से, ये थैलेमस से गुजर के नीचे जाता है। यहाँ से बिल्कुल राइट बिलो द ब्रेन स्टेम जो है नेक्स्ट पार्ट स्पाइनल कोड का स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से जितनी मैसेज कोर्टेक्स से आगे बॉडी में जाने हैं मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए, तो वो स्पाइनल कोड से ही जाएंगे और ये थैलेमस से गुजरते हुए जाएंगे। इसके अलावा जितने भी मैसेजेस पीएनएस को देने हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ब्रेन ने देने हैं। पीएनएस में जैसे कि हमने पढ़ा था, इसमें ऑटोनॉमिक पीएनएस में जो है वो सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट्स है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको देनी होती है यहाँ। इसके अलावा स्केलेटल मसल्स को भी जितनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो सारी यहीं से गुजर रही होती है, थैलेमस से गुजर के ही नीचे जाती है। इसका मेजर फंक्शन जो है वो कलेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन को सारी सेंसेस से। यहाँ पर ये कलेक्ट करेगा और डायरेक्ट करेगा मैसेजेस को टू अप्रोप्रिएट एरियाज ऑफ कोर्टेक्स। अब ये जो अप्रोप्रिएट एरियाज ऑफ कोर्टेक्स है वो वही लोब्स हैं जो स्पेसिफाइड हैं फॉर देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। तो जिस सेंस की इन्फॉर्मेशन होगी थैलेमस जो है उसी स्पेसिफिक कोर्टेक्स एरिया में उस इन्फॉर्मेशन को भेज देगा। ये वेकफुलनेस एंड स्लीप पैटर्न में भी इन्वॉल्व है और इसको रिले स्टेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो भी इम्पल्सेस आ रही होती हैं उनको अप्रोप्रिएट एरियाज में भेजने का इसका फंक्शन है। नेक्स्ट पार्ट है बेसल गैंग्लिया। अब बेसल गैंग्लिया जो है बिल्कुल कोर्टेक्स के नीचे, ये सारा कोर्टेक्स है और थैलेमस से ऊपर है। अब ये थैलेमस है यहाँ पर, थैलेमस से ऊपर और कोर्टेक्स से नीचे, यहाँ पर ये है बेसल गैंग्लिया। बेसल का मतलब कि ये बेस के साथ जो है वो कोर्टेक्स के बिल्कुल नीचे हैं, तो बेस के साथ हैं और इसलिए इसको बेसल कहते हैं। और साथ में गैंग्लियन, गैंग्लियन का मतलब है क्लस्टर्स। अब क्लस्टर या गैंग्लियंस जो हैं वो क्या हैं, किससे मिलकर बने हैं, ये गुच्छे जो हैं वो किससे मिलकर बने हैं? डेफिनेटली क्योंकि ये ब्रेन में है, तो ब्रेन में सेल्स हैं जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं। ब्रेन सेल से मिलकर बना है, ब्रेन की डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट है। तो न्यूरॉन्स जो हैं वो, यही न्यूरॉन्स मिलकर क्लस्टर या गैंग्लियंस को बनाते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है कि ये कोर्टेक्स जो सेरिबेलर कोर्टेक्स है, ये आउटर कवरिंग इसके साथ और यहाँ पर सेरिबेलम है, इसके साथ मिलकर काम करते हैं। अब सेरिबेलर कोर्टेक्स के बारे में तो ये जानते हैं, ये आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन, जिसको बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिया है डिटेल में। अब सेरिबेलम क्या है? सेरिबेलम जो है वो ब्रेन का लास्ट वाला जो पार्ट है, हाइंड ब्रेन, उसकी एक स्ट्रक्चर है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम और कोर्टेक्स दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं बॉडी मूवमेंट्स को। सेरिबेलर कोर्टेक्स और सेरिबेलम के साथ साथ बेसल गैंग्लिया भी जो है वो बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। बेसल गैंग्लिया की वजह से ही हम लोग इस काबिल हैं कि डेली रूटीन की हैबिचुअल बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हों। अब हैबिचुअल बिहेवियर्स कौन कौन से होंगे? उसमें है बाइसिकल राइडिंग। बाइसिकल राइडिंग में हमारे हैंड्स की और हमारे जो लेग्स हैं, हमारी फीट्स हैं, उनकी बॉडी में, उनकी मूवमेंट में, इन बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो हमारी बॉडी मसल्स की कोऑर्डिनेशन के लिए बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम एंड सेरिबेलर कोर्टेक्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब कार ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो उसमें हाथों और पाँव की मूवमेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस हासिल है। कि वो कैसे? वो इस तरह से कि जब गाड़ी के स्टीयरिंग को, इसके अलावा क्लच, गियर, रेस और जब गियर लगाना हो तो उस सब में हमारे
बॉडी कोऑर्डिनेशन की जो है वो ज़रूरत होती है। हमारी आइज़, हमारी हैंड मूवमेंट्स, हमारे लेग मूवमेंट्स, फीट मूवमेंट्स, फिंगर्स, सब में कोऑर्डिनेशन है। सब की कोऑर्डिनेशन के बाद ही हम इस काबिल होते हैं कि हम उसको चला सकें। अगर इसको डैमेज हो जाए, बेसिकली गैंग्लिया में किसी तरह की इंजरी हो जाए, तो उसके दो रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ तो उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और यहाँ उस बॉडी जो है पार्ट की, उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की मूवमेंट अनवांटेड हो जाएगी, टू लार्ज हो जाएगी। ब्रेन का जो होल ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट है डेट इज़ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की लोकेशन लिम्बिक सिस्टम से के बिल्कुल करीब है। लिम्बिक सिस्टम से हाइपोथैलेमस से जो बाद में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ होल ब्रेन डेट इज़ लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के बिल्कुल पास है। इन्वॉल्व है इनोवेटिव एंड इमोशनल रिएक्शन, जिसमें एग्रेशन एंड सेक्शुअल बिहेवियर्स आते हैं, इसमें इन्वॉल्व होता है। और हाइपोथैलेमस इसके अलावा इसका जो इस हाइपोथैलेमस का फंक्शन है वो क्रिटिकल इंटरनल बॉडीली फंक्शंस को मॉनिटर करना है या कंट्रोल करना है। क्रिटिकल इंटरनल बॉडीली फंक्शंस में होमियोस्टेसिस आता है। होमियोस्टेसिस को बॉडी इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। बॉडी इक्विलिब्रियम या होमियोस्टेसिस ये है कि बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, ब्लड प्रेशर है, पानी का लेवल जो है हमारे सेल्स में, इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर है, इन सब चीज़ों को मेंटेन करना, इनको इक्विलिब्रियम पे रखना, बैलेंस में रखना, वो काम है हाइपोथैलेमस का। इसके अलावा ये हमारे ईटिंग बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है और सेंसिटिव है टू अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन आवर बॉडीज़। अब अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन आवर बॉडीज़ का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनमें अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको मेंटेन करना है, बैलेंस में रखना है, ना तो कम होने देना है और ना ही ज़्यादा होने देना है। तो अगर कम हो जाए बॉडी के सेल्स में पानी, तो इनडायरेक्टली ये राइज़ करता है फीलिंग ऑफ बीइंग थर्स्टी, और जैसे ही पानी पी लेंगे तो बॉडी में बैलेंस के सेल्स में जो बॉडी के सेल्स में पानी की जो क्वांटिटी है वो बैलेंस में आ जाएगी। इसके अलावा थर्मोस्टेट के तौर पर भी काम करता है। थर्मोस्टेट में ये ऑटोनोमिक रिएक्शंस शो करता है, टू वार्म या टू कोल्ड। सर्दियाँ हो तो बॉडी में शेकिंग जो है वो शुरू हो जाती है। जब जिस्म कांपने शुरू हो जाता है तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। और लेकिन अगर गर्मियाँ हो तो गर्मियों में स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये स्वेटिंग और शेकिंग ऑफ द बॉडी दोनों हाइपोथैलेमस की वजह से ही है। नेक्स्ट है कि एंडोक्राइन सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस करता है। एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो अपने हार्मोन सिक्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो हाइपोथैलेमस का इफ़ेक्ट कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे भी हैं जो बॉडी के बैलेंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि उसकी बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखा जाए। नेक्स्ट है लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम को थ्री स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया गया है। लिम्बिक सिस्टम इन 3 स्ट्रक्चर्स की बेस पर बना हुआ है। अब लिम्बिक इसको सिस्टम कहते हैं, तो सिस्टम का मतलब है कि डिफरेंट ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स मिलकर एक काम को जो है वो कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में जब सिस्टम की बात करते हैं तो इट्स मीन कि उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं और फिर वो मिलकर एक काम कर रहे हैं। अब इसमें जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हैं उसमें एमिगडाला है, हिप्पोकैम्पस है, सेप्टम है। ये 3 लिम्बिक सिस्टम के इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा लिम्बिक सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है इमोशनल रिएक्शंस में भी इन्वॉल्व है, और इसके अलावा मेमोरी में भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम में सबसे पहले एमिगडाला है। एमिगडाला लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है आलमंड शेप, और ये लोकेटेड है इन द बेस ऑफ टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का कनेक्शन हेयरिंग से है। इसका फंक्शन क्या है एमिगडाला का, कि ये इन्वॉल्व है इन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के जो हमारे सर्वाइवल के लिए, ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो डिस्क्रिमिनेट किस चीज़ की है, डेट इज़ अप्रोप्रिएट फूड, सोशल राइवल्स एंड वेट्स की फॉर्म में है। अगर एमिगडाला पे लेयन हो जाए तो ये इसके जो अप्रोप्रिएट फंक्शन है कि वो डिस्क्रिमिनेट करे ऑब्जेक्ट्स को नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, तो ये अप्रोप्रिएट जो फंक्शंस हैं उसमें ये देखा है कि अप्रोप्रिएट फूड, सोशल राइवल्स एंड मेट्स, तो ये इन अप्रोप्रिएट हो जाएंगे। उसके डिस्क्रिमिनेशन के कौन से उसने फूड लेनी है, कौन से सोशल राइवल्स, कौन से एनिमल्स के साथ
उसने रहना है, ऑर्गन के साथ नहीं रहना, और सोशल और नहीं रहना, और इसके अलावा सेक्सुअल बिहेवियर्स में भी उसको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगी। इसके अलावा इमोशनल एक्सप्रेशन में भी इसका रोल है, लेकिन जब इमोशनल एक्सप्रेशन में इसका रोल है तो ब्रेन के हायर और लोअर लेवल्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सेप्टम। सेप्टम का बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट है एमिगडाला से। ये रिड्यूस करता है इमोशनल रिएक्शंस को। यहाँ पर ये इमोशनल रिएक्शन शो करेगा, लेकिन यहाँ पर सेप्टम जो है इसको कंट्रोल करेगा, इमोशन रिएक्शन को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। और एमिगडाला और सेप्टम का डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन इमोशनल रिएक्शन में एनिमल्स में, कि ये डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं इमोशनल रिएक्शन को एनिमल्स में। इमोशनल रिएक्शन को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं एनिमल्स में? जो एमिगडाला है वो इमोशनल एक्सप्रेशन को जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इमोशनल एक्सप्रेशंस को में इन्वॉल्व है एमिगडाला, लेकिन सेप्टम उसको कंट्रोल कर रहा है। एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ यही दो सिस्टम नहीं है, अमिगडाला एंड सेप्टम टू कंट्रोल द इमोशन रिएक्शंस, बल्कि ह्यूमन बीइंग्स में और भी बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं ब्रेन के जो इन्वॉल्व होते हैं इमोशन में। जैसे हमने पढ़ा है कि हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है हमारे इमोशन रिएक्शन को कंट्रोल करने में। इसके अलावा सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी पढ़ा है कि वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स में सिर्फ और सिर्फ अमिगडाला और सेप्टम ही इमोशन को कंट्रोल नहीं करते हैं। हिप्पोकैम्पस से नेक्स्ट ये इन्वॉल्व होता है इन फॉर्मेशन और स्टोरेज ऑफ मेमोरी को। अगर हिप्पोकैम्पस जो है इसको डैमेज हो जाए तो वो डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है इन रिकॉलिंग ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इंफॉर्मेशन में। जो थोड़ी देर के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इंफॉर्मेशन जो हमने याद रखना होता है उसको रिकॉल करने में डिफ़िकल्टी होती है। और अगर सीवियर डैमेज हो जाए तो जो कॉन्शियस इंफॉर्मेशन है, जो कॉन्शियस मेमोरी है, उसमें भी कोई भी इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं होती। जब कॉन्शियस इंफॉर्मेशन ये कॉन्शियस मेमोरी में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी तो फिर लॉन्ग टर्म लॉन्ग लास्टिंग जो है मेमोरी में भी चेंज नहीं होगी। लिम्बिक सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है इन मेमोरी स्टोरेज में। मेमोरी स्टोरेज में इन्वॉल्व जो है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, टोटली इन्वॉल्व नहीं होता। अब इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कैसे होगा कि जो इंफॉर्मेशन है जिसको कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में या लॉन्ग टर्म और लॉन्ग लास्टिंग न्यूरल इम्पल्सेस में कोर्टेक्स में चेंज होना चाहिए, ये उसको डिटरमाइन करता है, लेकिन डायरेक्टली उस इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में या लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल इंटरनल इम्पल्सेस में चेंज होना होता है, ये उसको डिटरमाइन कर रहा होता है कि इस इंफॉर्मेशन को चेंज होना चाहिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में। व्हेन डिस्कसिंग ब्रेन देयर इज़ नो क्लियर कट बाउंड्री कि कौन सा ब्रेन का पार्ट जिनकी अभी हमने डिवीजन्स पढ़ी हैं वो कहाँ पर ख़त्म हो रहा है और कौन सा कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। सेकंड पार्ट ऑफ ब्रेन है जिसको मिड ब्रेन कहते हैं। यहाँ पर ये मिड ब्रेन है, ये फोर ब्रेन जिसको पढ़ चुके हैं, और ये हाइंड ब्रेन जिसको पढ़ना है। अब मिड ब्रेन है, ये लोकेटेड है, इसकी लोकेशन है लोकेटेड बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। इन दोनों के दरमियान है बहुत से नर्व फाइबर्स हैं जो असेंड एंड डिसेंड करते हैं, कि यहाँ से ऊपर भी जा रहे हैं और यहाँ से नीचे की तरफ भी जा रहे हैं फाइबर्स, जो ब्रेन के हायर पार्ट्स को यहाँ पे ये लोअर पार्ट्स के साथ कनेक्ट करता है। इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन को रिले करता है बिटवीन ब्रेन, आइज़ एंड ईयर्स। क्योंकि ये एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से इंफॉर्मेशन मिड ब्रेन में जाएगी और मिड ब्रेन से इंफॉर्मेशन आगे ऊपर फोर ब्रेन में जाएगी। और ये इंफॉर्मेशन को क्योंकि आपस में कनेक्ट करता है तो इसलिए ब्रेन और ईयर्स की इंफॉर्मेशन भी जो है वो इम्पोर्टेंटली वो मिड ब्रेन ही उसको रिले कर रहा होता है। इसके अलावा बंडल ऑफ न्यूरॉन्स हैं मिड ब्रेन में ऐसे जो वीएन से रिलेटेड भी यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर इसमें वीएन से रिलेटेड इसका कनेक्शन मिड ब्रेन का ज़्यादातर वीएन से रिलेटेड है। वीएन से रिलेटेड ज़्यादातर न्यूरॉन्स जो हैं वो मिड ब्रेन में पाए जाते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन है हाइंड ब्रेन। इसके टू इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, बॉटम ऑफ ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम। बॉटम ऑफ ब्रेन स्टेम या लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन इज ब्रेन स्टेम है, और लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन
कैसे बनता है, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो मिलकर लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन को बनाती हैं, डेट इज़ मेडुला एंड पोन्स। यहाँ पर ये फोर ब्रेन ऊपर वाला सारा जिसको पढ़ लिया है, ये मिड ब्रेन जो कि जिसमें कोई भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ मिड ब्रेन फाइबर्स पे ही जो है कंसिस्ट करता है। और नेक्स्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन, और ये सारा का सारा पार्ट ये नीचे वाला जो नज़र आ रहा है ये हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में ये सेरिबेलम है और इसके अलावा ये ब्रेन स्टेम है। यहाँ पर स्वेलिंग्स हैं, यहाँ ये पोन्स और मेडोला ये दोनों मिलकर ही ब्रेन स्टेम को बनाती हैं। तो सबसे पहले हाइंड ब्रेन में जो इसका स्ट्रक्चर आती है, मेजर स्ट्रक्चर, उसमें पोन्स हैं। पोन्स जो हैं अबव द मेडोला है और अंडर द मिड ब्रेन है, क्योंकि अभी हमने मिड ब्रेन पढ़ा है तो मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे पोन्स होंगी और पोन्स के बाद वाला जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है वो मेडोला है। तो इन दोनों के दरमियान मेडोला से ऊपर और हाइंड ब्रेन से नीचे पोन्स हैं। ये यहाँ पर ये मिड ब्रेन था और यहाँ पर नीचे ये मेडोला है, ये सेरिबेलम है जिसको पढ़ेंगे, और ये यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये पोन्स है। तो पोन्स का मतलब है कि ब्रिज, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को रिले करता है फ्रॉम स्पाइनल कोर्ड टू हायर ब्रेन। यहाँ से ये नीचे ब्रेन स्टेम और यहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो ऊपर ये हायर पार्ट ऑफ ब्रेन है। यहाँ स्पाइनल कोर्ड से इंफॉर्मेशन जो है वो लेके जाना हायर ब्रेन तक, और यहाँ से इंफॉर्मेशन मोटर इम्पल्सेस की फॉर्म में नीचे बॉडी पार्ट्स की तरफ फॉर द पर्पस ऑफ मूवमेंट लेके जाना, वो सारे का सारा पोन्स से ही गुजरता है। तो ये इसलिए इसको पोन्स कहा जाता है, ब्रिज कहा जाता है, कि इन्फॉर्मेशन को आपस में कनेक्ट कर रही है और रास्ता दे रही है कि ये यहाँ से गुजर सके। क्रॉस लेटरलिटी भी यहाँ पर होती है। क्रॉस लेटरलिटी पोन्स में भी होती है और क्रॉस लेटरलिटी मेडोला में भी होती है। अब क्रॉस लेटरलिटी बिल्कुल इसी तरह से है कि बॉडी का एक पार्ट जो है, फॉर एग्जांपल लेफ़्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और राइट पार्ट ऑफ द जो है ब्रेन वो लेफ़्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को रोल कर रहा है। तो ये क्रॉस लेटरलिटी की ऑपोजिट ब्रेन पार्ट ऑपोजिट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। और इसके अलावा पोन्स जो हैं वो सेंटर्स हैं, इसमें कुछ जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर रैपिड आई मूवमेंट जब हम लोग सो रहे होते हैं और ख्वाब देख रहे होते हैं। अब जब ड्रीमिंग हो रही होती है, जब सो रहे होते हैं, कोई ख्वाब देख रहे हैं, तो उसके दौरान में अगर आपने किसी देखा हो सोते हुए को, तो आई मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। आई बॉल्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होती है, तो उसको कंट्रोल करता है पोन्स। इसके अलावा ये कनेक्ट करते हैं सेरिबेलम को। सेरिबेलम जो है वो हमारी इन्वॉल्व है ड्रीमिंग में और वेकिंग फ्रॉम स्लीप, कब जागना है कब सोना है, ड्रीमिंग ख्वाब के दौरान में जो भी मूवमेंट है इसको सबको कनेक्ट करता है पोन्स सेरिबेलम के साथ। इसके अलावा यहाँ पर है इसके फंक्शंस में रिले करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सेरिबेलम, जो कि यहीं पे हमने इसको पढ़ लिया है, कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ, क्योंकि ये ब्रिज का काम कर रहा है। रेगुलेट करता है ब्रीदिंग को, और इसके अलावा स्लीप साइकिल्स को भी कंट्रोल कर रहा होता है। अब नेक्स्ट जो ब्रेन का पार्ट है डेट इज मेडोला। ये लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन है, लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन में जिसके फंक्शंस में इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस और को कंट्रोल करना है, और ये विद इन स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो इसमें ही प्रेजेंट है उसके वजह से कंट्रोल कर रहा होता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मेडोला ऑब्लंगेटा यहाँ पर है, इससे बिल्कुल ऊपर पोन्स हैं, और यहाँ पर ये सेरिबेलम है। ये तीनों के तीनों पार्ट्स जो हैं वो हाइंड ब्रेन के ही पार्ट्स हैं। यहाँ पर पोन्स और मेडोला ऑब्लंगेटा नीचे ब्रेन स्टेम को बना रहे होते हैं, जिसको नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे कि वो क्या है। अब यहाँ पर मेडोला ऑब्लंगेटा जो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी ब्रीदिंग में, और मॉनिटर कर रहा है हार्ट मसल्स को कि वो मेंटेन करें हार्ट बीटिंग को रिदमिकली। इसके अलावा क्रॉस लेटरलिटी भी यहाँ पर प्रेजेंट है। क्रॉस लेटरलिटी में क्या है कि बिल्कुल इसी तरह से है कि हमारी जो राइट ब्रेन है वो कंट्रोल, राइट ब्रेन या राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल कर रहा है हमारी लेफ़्ट आई या बाकी लेफ़्ट बॉडी पार्ट्स को, और जो हमारा जो राइट हेमिस्फीयर है वो
लेफ़्ट आई या लेफ़्ट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करे। इसका मतलब है कि अपोजिट है, राइट ब्रेन पार्ट, राइट हेमिस्फेयर लेफ़्ट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करेगा और लेफ़्ट हेमिस्फेयर राइट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करेगा। पोन्स और मेडुला दोनों में ये इसी तरह से फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम का मतलब है लिटिल ब्रेन, और ये इसका फंक्शन जो है, मेजर फंक्शन स्मूथ करना और कोऑर्डिनेट करना माउथ, टंग एंड लिप्स को। इसके अलावा रैपिड बॉडी मूवमेंट को भी कंट्रोल करना है। यहाँ पर देखा जाए तो ये सेरिबेलम, ये पोन्स, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों हाइंड ब्रेन के पार्ट्स, ये यहाँ पे ये सेरिबेलम है। ये लेस स्फेरिकल है, मतलब पूरी तरह गोल तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी गोल शेप में ही है। और ये पोजीशन इसके कहाँ पे है, बिहाइंड पोन्स, यहाँ पर ये पोन्स के बिल्कुल पीछे, और टक्ड अप अंडर बेस स्कल, और खोपड़ी में बिल्कुल नीचे करके यहाँ पर ये फिक्स हुआ है। इसके अलावा इसका जो आउटर रीजन है वो कन्वोल्यूटेड है। कन्वोल्यूटेड का मतलब टिश्यू फोल्डिंग्स हैं इसमें, जो अपने ही एक दूसरे के ऊपर एक टिश्यू जो है वो फोल्ड हुए हैं, बिल्कुल ऐसे कि एक बड़े कपड़े को छोटा करके किसी छोटी सी जगह में अगर रख दिया जाए तो बिल्कुल इसी तरह से है कि यहाँ पर ये सेरिबेलम काफ़ी ज़्यादा टिश्यू फोल्डिंग्स को एक छोटी सी जगह में यहाँ पर स्कल के बिल्कुल नीचे यहाँ पर रखा हुआ है। इसका क्लोज रिलेशनशिप है विद बॉडी मूवमेंट्स एंड विजन, सो मैनी आई मूवमेंट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट। बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है, बॉडी मूवमेंट्स के साथ साथ विजन को भी, और यहाँ बहुत सी आई मूवमेंट भी उसको भी कंट्रोल करता है। और बहुत सी आई मूवमेंट्स यहीं से ओरिजिनेट हो रही हैं, मतलब जितनी भी जिस पोज से और जिस तरह से हम अपनी आँखों को यूज़ कर सकते हैं, वो सारी की सारी फंक्शंस, वो सारी की सारी मूवमेंट सेरिबेलम कंट्रोल करता है। अगर इसको डैमेज हो जाए, सेरिबेलम इंजरी हो जाए यहाँ पर, तो फिर उसके क्या क्या रिजल्ट्स होंगे, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, वो इनवॉलंटरी ट्रेमर्स, शेकिंग ऑफ हेड और हैंड्स हैं के बगैर उनको कंट्रोल किए उनकी मूवमेंट स्टार्ट रहेगी। सर हिलता रहेगा, हाथ हिलते रहेंगे, या जिस स्पेसिफिक फंक्शन को यहाँ पर जो भी है वो कंट्रोल कर रहा था, तो वो डैमेज हो जाएंगे, उनकी मूवमेंट इनवॉलंटरी हो जाएगी, वॉलंटरी नहीं रहेगी, कंट्रोल में नहीं रहेगी। नेक्स्ट है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसको RAS भी कहते हैं। ये कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ फाइबर्स है, कम्प्लेक्स नेटवर्क्स ऑफ फाइबर्स हैं, जो कि ब्रेन स्टेम में नीचे जाके ब्रेन स्टेम से शुरू हो रहे हैं। और इसका काम क्या है कि जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं ब्रेन में, उन सबको ये उन सब के साथ मिलकर, उन सब के साथ उनको घेर कर ये काम कर रहा होता है। और ये ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ सारे ब्रेन पार्ट्स को इसने कवर किया हुआ है। इन्वॉल्व इन डिटर्मिनिंग ऑफ एक्टिवेशन एंड अराउजल, कि हम लोग कब जाग रहे हैं, कब सो रहे हैं, बॉडी में डिफरेंट अराउजल्स है, बॉडी में जो जो चेंजेस हो रही हैं, अराउजल फिजिकल चेंजेस हो रही हैं, उन सबको ये डिटरमाइन करने में इन्वॉल्व है। इसके अलावा इसका इन्फ्लुएंस जो है हमारे जागने और अटेंटिव होने के अलावा, जब हम सो रहे होते हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, या इन दोनों के दरमियान में जो भी कंडीशन होती है उसको भी ये कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है। RAS में कुछ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस होती हैं, और जो कि एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिविटी के साथ एसोसिएट करती हैं, कि जब हम लोग जाग रहे हैं या सो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हमारी अवेक एंड अलर्ट पैटर्न को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेन एक्टिविटी। इन्वॉल्व हैं स्टीरियोटाइप्ड ऑफ बिहेवियर्स में। स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर्स वो हैं जो एक ही किस्म के बिहेवियर्स हैं, जैसे चलना, उसमें कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट के स्टार्ट नहीं है, दोनों पाँव हैं वो यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं। सोना है, एक ही तरह की मूवमेंट है। टेंडिंग टू टेंड द सडन आइज, के पीछे की तरफ अचानक कुछ और हुआ तो पीछे की तरफ मुड़ना करना, तो ये स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर्स में भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो है, इसमें हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन दोनों आ जाते हैं, और ये बिल्कुल स्टेम की तरह, यहाँ पर ये बिल्कुल स्टेम की तरह ही लग रहा है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये हाइंड ब्रेन का पार्ट था सेरिबेलम, यहाँ पर बिल्कुल इसके आगे पोन्स थे, और यहाँ पर मेडोला। तो जैसे पहले पढ़ा है कि मेडोला और पोन्स दोनों ही मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम को।
तो ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट और इनर मोस्ट रीजन है ब्रेन का, इसलिए इसको सेंट्रल कोर भी कहते हैं। इसका मतलब है कि पहले जितनी भी स्पीशीज़ गुजरी हैं या अभी तक जो जो भी रेवोल्यूशंस हुई हैं इन ब्रेन डेवलपमेंट में, उनमें ये सबसे ज़्यादा ब्रेन स्टेम पुराना हिस्सा है और जो अभी तक है। और ये इट बिगिंस वेयर स्पाइनल कोड एंटर। जब स्पाइनल कोड जो है वो एंटर हो रही होती है स्कैल में, ये वहाँ पर स्टार्ट हो रहा होता है। और स्वेल स्लाइटली फॉलोइंग द मेडोला, ये वहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर जाता जाता ये बिल्कुल थोड़ा सा स्वेल हो जाता है। जहाँ ये थोड़ा सा स्वेल होता है वहाँ पर मेडोला जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मेडोला और पॉन्स दोनों मिलकर जो है वो ब्रेन स्टेम को बनाते हैं। लोअर साइड जो है वो ब्रेन स्टेम की कनेक्ट करती है स्पाइनल कोड के साथ। स्पाइनल कोड के साथ इसका ब्रेन स्टेम का लोअर पार्ट जो है वो कनेक्ट होता है। और ऊपर की तरफ ये रेटिकुलर फॉर्मेशन के साथ जो है वो जो है उसको रेटिकुलर फॉर्मेशन या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है उसको इसने कवर किया होता है मिड ब्रेन में। इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो ब्रीथिंग है, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, डेट इज स्पाइनल कोड। अब ये है स्पाइनल कोड, ये ब्रेन स्टेम ऊपर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, नेक से। नेक से लेकर ये बिल्कुल बैक यहाँ पर एंड तक हमारा पूरा का पूरा ये स्पाइनल कोड है। मैसिव एंड डेलिकेट कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स हैं इसके अंदर। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो न्यूरॉन्स की जो है वो न्यूरॉन फाइबर्स की फॉर्म में यहाँ पर मौजूद होते हैं। और इसका जो है सेक्शन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये रोप है या रस्सी की तरह लग रहा है। और ये जो इसके अंदर स्पाइनल कोड के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, जो मैसिव एंड डेलिकेट कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स हैं, वो कवर्ड होती हैं और सराउंडेड होती हैं, प्रोटेक्टेड होती हैं बाय हार्ड बोन एंड कार्टिलेजियस बोन। सख्त हड्डी के बाद नरम हड्डी जो है इसने इसको कवर किया होता है। तो ये हमारी लोअर बैक से हमारी नेक तक, यहाँ पर लोअर बैक से ऊपर गर्दन तक ये जो है हमारी स्पाइनल कोड है। सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स यहीं से एंटर होंगे और मोटर न्यूरॉन्स यहीं से आगे बाकी बॉडी में जाएंगे डिफरेंट मसल्स में। यहाँ पे जैसे हमारे बाजू के मसल्स हैं, हमारे लेग्स मसल्स हैं, जहाँ जहाँ पर भी मसल्स हैं वहाँ वहाँ तक सारी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कोड से ही जो है वो होती हुई जाती है। जो नेक्स्ट है इसमें स्पाइनल कोड का वो ग्रे मैटर एंड फंक्शन। ग्रे मैटर जो है जो स्पाइनल कोड है वो ग्रे मैटर से मिलकर बनी हुई है। दरमियान में ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर के साथ साथ यहाँ पर ये साइडों पे वाइट मैटर है। इसकी शक्ल बिल्कुल बटरफ्लाई जैसी है। ये इसका फंक्शन में है कि ये कनेक्ट करता है ब्रेन को बॉडी के साथ। इसके अलावा स्पाइनल कोड जो है या स्पाइनल कॉलम जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स या पार्ट्स से मिलकर बनी हुई है। और उसका हर एक सेगमेंट उसको वर्टिब्रा कहते हैं। हर एक पेयर को वर्टिब्रा कहते हैं क्योंकि ये दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको पेयर ऑफ वर्टिब्रा कहते हैं, जिसको मोहरा भी कहते हैं। अब इसमें हर एक वर्टिब्रा में से स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो निकली होती हैं। और ये स्पाइनल नर्व्स जो हैं कनेक्ट करती हैं सारी बॉडी को ब्रेन के साथ और ब्रेन को बॉडी के साथ। इसके फंक्शन में ये भी है कि ये कोऑर्डिनेट करती हैं बोथ साइड ऑफ बॉडी। अब यहाँ पर इसके यहाँ से भी ब्रांच आउट हुए हैं नर्व्स और यहाँ से भी ब्रांच आउट हुए हैं। तो ये राइट बॉडी पार्ट को कनेक्ट करेंगे ब्रेन के साथ और ये लेफ़्ट बॉडी पार्ट को ब्रेन के साथ कनेक्ट करेंगी। इसके अलावा सिंपल रिफ्लेक्सेस में भी ये इन्वॉल्व है, जिसमें रिफ्लेक्स एक्शंस और यहाँ रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पहले बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। ट्रांसमिट करते हैं सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस को। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारी सारी जितनी भी सेंसेस हैं उनमें रिसेप्टर्स होते हैं जो मैसेजेस ब्रेन तक लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर ये रिसेप्टर है, यहाँ से सेंसरी रिसेप्टर जो है वो इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा हमारे स्पाइनल कोड की तरफ और स्पाइनल कोड से होती हुई ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक चली जाएगी। और जब ब्रेन ने कोई मैसेज वापस भेजना है
तो यहाँ से मोटर न्यूरॉन्स जो है वो मैसेज को लेते हुए लेके आएंगे और ये हमारे स्पेसिफिक बॉडी मसल की तक वो इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर देंगे। तो इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इन्फॉर्मेशन को स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स तक कन्वे करता है और स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को लेकर ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट्स तक जो है वो भेज देता है। अगर यहाँ पर कोई डैमेज वगैरह हो जाए स्पाइनल कॉर्ड के किसी पार्ट में, तो जिस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा था, तो उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर फीलिंग्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। लॉस ऑफ फीलिंग्स हैं ऑफ डैट रीजन, और इसके अलावा लॉस ऑफ वॉलंटरी मसल मूवमेंट भी वहाँ पे होगा कि डैमेज की वजह से फीलिंग और वॉलंटरी मसल मूवमेंट दोनों ही वहाँ पे उस स्पेसिफिक रीजन की ख़त्म हो जाएंगी। इस स्लाइड में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को दिखाया गया है। ये पूरा का पूरा ब्रेन जिसमें राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर है इसको, और ये कॉर्टेक्स का पोर्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पर नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड है सारा का सारा, और स्पाइनल कॉर्ड में ये यहाँ पर स्पाइनल नर्व्स हैं जो पूरी ब्रेन पूरे बॉडी में जो है वो फैली होती हैं, और ये इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर जाती हैं और ब्रेन से वापस जो भी मैसेजेस हैं वो पूरी बॉडी में लेकर जाते हैं।